नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार मील पहल क्लासेस नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें अधिगम का टॉपिक शुरू कर रखा है। हमने आपको ये भी बताया कि जो भी आपके आंसर क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए। आपने क्वेश्चन किए, हमने जवाब दिया, आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और उसमें अपन सिद्धांत की बात करते हैं। तो वो सिद्धांत है आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इससे पहले वाले जो वीडियो हैं, जो सिद्धांत वगैरह हैं, वो आपको वहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे अंतर्दृष्टि सिद्धांत की। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था, प्रयोग है वो किसने किया था, और साथ में सहयोग है वो किसने किया था। आपको ऐसा कि भाई किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसको बताया जा रहा है कि एक बार यदि इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो ये मैं मानता हूँ कि अगर आपका अधिगम से कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो सिर्फ आपकी कमी से होगा, क्योंकि आपको जितने भी वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि किसी प्रकार की कोई भी कंपटीशन एग्जाम है शिक्षक भर्ती की, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम उनका आंसर आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां हम बात करेंगे अंतर्दृष्टि सिद्धांत की। सबसे पहले बात ये आती है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो वर्दीमर ने किया था। प्रयोग की बात करते हैं तो इस सिद्धांत का प्रयोग जो है वो कोहलर ने किया था। और दूसरी बात ये आती है कि सहयोग है वो किसने किया था, सहयोग किया था कोफ्का ने। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं तो ये 1911 में इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1916 में कोफ्का और कोहलर भी इनके साथ जुड़ गए, लेकिन इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी की अपन बात करते हैं तो ये प्रयोग 1920 में किया था। प्रयोग 1920 में किया था, ये आप ध्यान कर लेना कि प्रयोग है वो कब किया था, 1920 में। अब बात ये आती है कि यहाँ पर वर्दीमर जो है इनकी बुक का कई बार नाम पूछ लिया जाता है, तो बुक्स का नाम भी आपको पता होना जरूरी है। और मैं यदि बुक की बात करूं तो इनकी दो किताबें थी, एक का नाम था फिनोमेना और दूसरी का नाम था प्रोडक्शन थिंकिंग। ये इनकी पुस्तक का नाम था। ये अंग्रेजी में आपको ज़्यादा याद रखने हैं, क्योंकि सीधे सीधे जैसे मैंने लिखा है प्रोडक्शन थिंकिंग, तो ये यहाँ पर सीधा सीधा अंग्रेजी में आपको कई बार मिल सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 2, जिसके बारे में मैंने बताया कि प्रयोग किसने किया था, कोहलर ने किया था। और यहाँ पर इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपके स्टेट हो, रेट हो या सेकंड ग्रेड हो, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ करके आता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप विशेष रूप से यहाँ पर इनके ऊपर ध्यान देंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जो सहयोग करने वाले थे वो थे कोफ्का। इनकी बात करते हैं तो इनकी जो किताब है उसकी यदि बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। यहाँ आप ध्यान करना, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की अपन बात करते हैं, ये तो आपकी बुक थी वो किसकी थी, कोफ्का की, लेकिन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी केवल आए तो वो किसकी होगी, कोहलर की होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, प्रश्न ये आता है कि ये तीनों के तीनों कहाँ के थे। ये तीनों के तीनों जर्मनी के थे। मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले वीडियो में कि क्वेश्चन जो आता है वो सिद्धांत किसने दिया, ये आता है। इसके अलावा ये भी आता है कि ये सिद्धांत जो है वो किस देश के विद्वानों ने दिया था। हालांकि ये जर्मनी के थे, बाद में ये अमेरिका चले गए, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जर्मनी के थे। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, जर्मन स्कूल जो है इसकी देन मानी जाती है। ये जो थे जर्मनी के, ये गेस्टाल्ट वादी थे, क्योंकि इनका जो संबंध है वो गेस्टाल्ट सिद्धांत से था, या यूं कहें गेस्टाल्ट संप्रदाय से इनका संबंध होने के कारण से ये क्या कहलाए, गेस्टाल्टवादी। प्रश्न आता है गेस्टाल्टवादी कौन थे, तो वर्दीमर, कोहलर और कोफ्का। कहाँ के थे, जर्मनी के। गेस्टाल्ट के अर्थ की बात करेंगे। गेस्टाल्ट जो है ये क्या है, ये जर्मन भाषा के शब्द से बना हुआ है।
गेस्टाल्ट जो है वो कौन सी भाषा का है? जर्मन भाषा का। और जिसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण बोल दीजिए, समग्र बोल दीजिए या पूर्णाकार आप बोल सकते हैं। मतलब ये हुआ इसमें दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पूरी की पूरी समस्या है उस समस्या के बारे में भली भांति समझता है और उसके बाद में क्या करता है? उसका समाधान करता है। ठीक है, पूर्ण समस्या को समझता है। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया प्रयोग है वो किसने किया था? कोहलर ने किया था। और सुल्तान नामक वनमानुष, ठीक है ना, या जिसको आप चिंपैंजी कह सकते हैं। तो यहां पर प्रश्न आता है कि चिंपैंजी पर किया था या वनमानुष। अब उसका नाम क्या था? यह प्रश्न आया हुआ है कि कोहलर ने जिस वनमानुष या चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है, इन्होंने 5-6 बार प्रयोग किए थे, लेकिन इस सुल्तान नामक चिंपैंजी जो प्रयोग किया उसके बारे में यहां पर विस्तार से वर्णन किया गया है। इन्होंने क्या किया? कोहलर ने अपने सिद्धांत जो है उसके 2 आधार बताए। एक तो इन्होंने बॉक्स के आधार पर और एक छड़ी के आधार पर। यहां आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं सीधी सी सिंपल सी बात बताता हूं। इन्होंने क्या किया? एक कमरे में बंद कर दिया बंदर को, और बंदर कैसा? भूखा, क्योंकि ये तो सिद्धांत पूरे भूखों पर ही चल रहा है। तो भूखे बंदर को बंद कर दिया उसमें, और उस कमरे में वहां ऊंचाई पर क्या कर दिए? केले लटका दिए। अब होता क्या है? बंदर भूखा है, केले जो है उनका गुच्छा है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाता है। कमरे में साथ में क्या रखे हुए हैं? बॉक्स भी रखे हुए हैं। ठीक है, अब अचानक यानी वह क्या करता है? वहां तक नहीं पहुंच पाता है, समस्या आ गई ना उसके सामने। अचानक उसमें क्या होती है? एक सूझ आती है। सूझ जो आती है वो अचानक आती है। याद कर लेना, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो अचानक सूझ आती है और वो बॉक्स को उठा करके क्या करता है? वहां उस तक ले जाता है, और उसके बाद में फिर क्या करता है? वो उन केलों तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर वो 2 बॉक्स रखता है, एक के ऊपर एक रखता है, और ऊंचे कर देंगे तो और ऊंचे कर देंगे तो और बॉक्स रखेगा। ये उसकी सूझ है। अगले हम बात करते हैं छड़ी की। छड़ी की यदि मैं बात बताऊं तो कमरे में बंद कर दिया, और उसके बाद में कमरे में 2 छड़ी भी रख दी। कमरे के बाहर क्या रख दिए? केले रख दिए। अब वो भूखा तो था ही, अब वो उन केलों तक नहीं पहुंच पा रहा था, कमरा बंद था। उसने क्या किया कि वो छड़ी लेकर के और उन केलों के गुच्छों को क्या कर लिया? सूझ आई उसमें कि ये छड़ी पड़ी हुई है ना, इससे अपन क्या कर सकते हैं? केले हैं वो अपनी ओर खींच सकते हैं और उनको खा सकते हैं। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद में केलों को थोड़ी दूरी पर रख दिया। दूरी इस प्रकार थी कि 2 छड़ियों की यदि वो जोड़ ले तो वहां तक पहुंच जाए। फिर वो छड़ी जो है उससे वहां नहीं पहुंच पाया, तो उसने क्या किया? अचानक सोचा कि ये छड़ी और पड़ी है, दोनों को जोड़ लिया उसने, और जोड़ करके केलों को अपनी ओर खींच करके भोजन के रूप में उनको ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो बालक होता है, उस बालक की यदि अपन बात करें तो वह बालक किसी भी समस्या को या संपूर्ण जो परिस्थिति है उस परिस्थिति की पूरी समस्या है, या यूं कहें कि उस परिस्थिति को समझता है। समझने के बाद में वो क्या करता है? अपनी समस्या का समाधान करता है। आगे देखिए, यहां पर यदि मैं आपको अंतर्दृष्टि की प्रोसेस यदि बताऊं तो इसमें क्या होती है? हमारे सामने समस्या होती है। अरे भाई, हमारे सामने कोई समस्या ही नहीं है, तो आप बताइए कि आप उसको हल करेंगे क्या? किसको हल करोगे आप जब समस्या ही नहीं है? तो यहां पर क्या है कि हमारे सामने समस्या होगी तो हम क्या करेंगे? अनेक विचार करेंगे। हमारे दिल और दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, और उन विचारों की बात करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे अंदर क्या करते हैं? अंतर्दृष्टि उत्पन्न करते हैं। अब उन विचारों में से किसी एक विचार का अपन क्या करते हैं? स्वीकारते हैं, जिसको आप क्या बोलेंगे? सूझ। और उसके द्वारा फिर हमारी समस्या का क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने समस्या थी, हमें वहां पर अनेक विचार हमारे अंदर आए, और उसके बाद में वहां पर उनमें से किसी एक विचार को हमने स्वीकार कर लिया और हमारी समस्या का समाधान हो गया। वही चिंपैंजी वाली बात, समस्या थी, केले तक नहीं पहुंच पा रहा था, अचानक उसके दिमाग में विचार आएगी, यार ये छड़ी पड़ी है ना, इससे लेते हैं अपन। तो छड़ी से फिर क्या हुआ? वहां पर उन्होंने उनको प्राप्त कर लिया और उसकी समस्या का क्या हो गया? समाधान हो गया। तो देखिए दोस्तों, आपको कितना बड़े अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने पेन
और कॉपी का प्रयोग करते हुए शायद इनको लिख भी रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं इनके सिद्धांतों के उपनाम की, जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप जैसे मैंने अर्थ में बताया उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाएंगे। संपूर्णवादी भी बोलते हैं, इनको समग्रवादी बोलते हैं, अवयववादी भी बोलते हैं। ठीक है, अवयव जिसको कंपोजिशन बोलते हैं, पूरा संपूर्ण बोलते हैं, पूर्णाकार भी बोलते हैं, इसको इनसाइड थ्योरी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। क्यों? क्योंकि इंग्लिश वाले जो वर्ड होते हैं उनसे संबंधित सिद्धांत नाम डाल करके वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है वो बनते हैं, इसलिए आप इंग्लिश वाले नाम भी याद रखेंगे। इसको सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसको तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूझ की यदि बात करते हैं तो सूझ क्या होती है? अचानक आती है, तो इसको तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत बोल दीजिए, चाहे अचानक ज्ञान का सिद्धांत आप इसको बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनकी कुछ विशेषताओं की। विशेषताओं की यदि मैं बात आपको बताऊं तो मेरे दोस्तों, आप यहाँ ये देखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार के अभ्यास की जरूरत नहीं होती है, कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता है। इसमें तो क्या होता है, ये जो सूझ है ना, ये सूझ अचानक उत्पन्न होती है। याद कर लेना है इसको, सूझ जो क्या होती है, अचानक उत्पन्न होती है। उसके बाद में दूसरी बात मैंने आपको बताई कि सूझ की अपन बात करते हैं, यदि आप सूझ के द्वारा सीखना चाहते हैं, अपन ये मानते हैं कि उस चिंपैंजी में वहां पर सूझ उत्पन्न हुई है, तो सूझ का कारण क्या है? सूझ का कारण उसकी बुद्धि और संज्ञानात्मक योग्यता है। ठीक है, हालांकि संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं ये उसी में आता है, लेकिन संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रॉपर की बात करें तो वो जीन पियाजे का था। ये संज्ञान थ्योरी में ही आता है, जो कि फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आता है। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो यहां पर बुद्धि की बात करते हैं और संज्ञान, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा क्या आती है? सूझ आती है। अरे जिसमें बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसमें सूझ आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। हमारे परिवार में हमारे बुजुर्ग कहते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे मारवाड़ी की बात बताऊं मैं आपको, कि तन सूझो को नहीं होके पहली। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब बुद्धि जो है और ज्ञान है, इसके द्वारा क्या होता है? अधिगम होता है। उसके बाद में नंबर 3 की बात करते हैं कि बालक जो है वो किसके द्वारा सीखता है? सूझ के द्वारा सीखता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक बालक में क्या होती है? सूझ होती है। क्या होती है? सूझ। यानी कहने का मतलब अंतर्दृष्टि उसके अंदर होती है, और यह अंतर्दृष्टि काम कब करेगी? जब उसमें बुद्धि होगी और उसको उस बात का संज्ञान होगा, तब जाकर के क्या करेगा? वो सूझ के माध्यम से सीख सकता है, अन्यथा नहीं सीख सकता। हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 4 की, और इसमें क्या करता है कि कोई जो बालक होता है वो सूझ के माध्यम से किस प्रकार सीखता है। यहाँ आप ये देखेंगे कि बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, और उन बहुत सारी परिस्थितियों को अपन क्या करते हैं? भली भांति समझते हैं, और उसके बाद में अचानक क्या करते हैं? हमारे दिमाग में कुछ विचार आता है, और उसके प्रति अपन क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। मतलब यहाँ पर सूझ आने के बाद में अनुक्रिया करते हैं कि ये छड़ी उठाएंगे और इस छड़ी के द्वारा केलों को अपने प्राप्त करेंगे। पहले सूझ आई थी, सूझ के बाद में क्या किया गया कि वहां पर उस छड़ी के माध्यम से चिंपैंजी ने जो केले हैं उनको ग्रहण किया था। उसके बाद में आगे देखते हैं कि ये जो गेस्टाल्टवादी थे, वर्दिमर, कोहलर, कोफका, इन्होंने सूझ को क्या कहा? आहा अनुभव कहा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर यदि संज्ञान है, हमारे अंदर यदि बुद्धि है, तो इसके माध्यम से अपन क्या करेंगे? इसके माध्यम से हमारे सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को हम समझेंगे, तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या आएंगे? अनुभव आएंगे, और उनके द्वारा हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी? सूझ उत्पन्न हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ये जो आपका था ये आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत था। यहाँ पर अब एक बात और रहती है, और उसकी यदि अपन बात करते हैं तो वो है शिक्षा के महत्व। शिक्षा के महत्व की मैं बात आपको बताता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से यह अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, ये शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां एक बात और रह गई जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि हाँ, ये रहा। यहां आप ये देखेंगे सोपान की बात करते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जो सोपान हैं इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये 5 कैसे कैसे हैं? हमारे सामने क्या होता है? लक्ष्य होता है, जैसे केले।
ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझने की कोशिश भी करना। जैसे केले, वनमानुष जो था वो उन केलों को प्राप्त करना चाह रहा था, वो उसका लक्ष्य था। अब बाधा आ गई। बाधा क्या आ गई? केले लटका दिए ऊपर, बंदर नीचे, तो बीच में क्या है? बाधा ही है। या फिर वो कमरे में बंद है, केले बाहर हैं, वो भी बीच में क्या है? बाधा है। बाधा आने के कारण से उसमें क्या आ गया? तनाव आ गया, टेंशन हो गई उसको। तनाव आने के बाद में क्या करता है? वो संगठन करता है। क्या संगठन का मतलब क्या है? ये लाइन ध्यान करेंगे आप। संगठन की बात बताऊं तो ये चीज आती है कि वो विभिन्न परिस्थिति जो भी हैं उन परिस्थितियों को समझता है, यूं बैठ जाता है, सोच विचार करता है, और अचानक, अरे ऐसा कई बार जैसे कोई भी कार्य होता है तो हम नहीं बोलते क्या, जैसे सोच विचार कर रहे हैं कि आप भी सोचो, आप भी सोचो, फिर अचानक हमारे फ्रेंड सर्कल में से किसी एक के द्वारा कहा जाता है अरे यार अपन को ऐसा करना चाहिए। वो क्या है? वो सूझ है। तो इस प्रकार से पूरी परिस्थिति है, उस पूरी परिस्थिति को अपन समझेंगे भली प्रकार से, और उसके बाद में हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। तो यहां पर संगठन की बात आ गई कि परिस्थिति को समझा कि यार वो केले हैं, उनको कैसे प्राप्त करें। वो अपना दिमाग इधर उधर घुमाता है, विचार करता है, देखता है कि बॉक्स पड़ा हुआ है और यहां से अपन को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में फिर पुनः संगठन की बात करते हैं। पुनः संगठन की बात बताऊं मैं आपको तो वहां एक बॉक्स था, केले प्राप्त कर लिए, दोबारा वहां पर ऊंचाई बढ़ा दी उनकी, तो दूसरा बॉक्स उसके ऊपर रख दिया। वो क्या हो गया? पुनः संगठन। यहां पर छड़ी थी आपकी, एक छड़ी के द्वारा उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन केलों की दूरी है वो ज्यादा कर दी, तो वहां पर चिंपैंजी ने क्या किया? दूसरी छड़ी है उसको पहली छड़ी के साथ जोड़ दिया। वो क्या कहलाता है? पुनः संगठन। इस प्रकार से दोस्तों यहां पर इसके 5 सोपान भी हैं: लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनः संगठन। अब हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में इसके महत्व की। तो शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से यह अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण साबित होता है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। किसी भी प्रकार का, या यूँ कहें कि कोई भी जो आपकी कंपटीशन एग्जाम होती है, चाहे आपकी बोर्ड नॉन बोर्ड या कुछ भी जो है, उनका निश्चित सिलेबस होता है, तो उस सिलेबस को निर्धारित करने में ये सिद्धांत क्या होता है? सहायक होता है। दूसरा है पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है आपका, वो शिक्षण सूत्र है वो भी क्या है? इसी सिद्धांत की देन है। किस प्रकार से कि हमारे सामने कोई क्या है कि पूर्ण भाग होना जरूरी है। समस्या यदि है तो वो पूरी समस्या हमारे सामने होनी चाहिए, और उस समस्या को फिर क्या करते हैं? अपने टुकड़ों में हल करते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में पूरा सिलेबस है वो आपके लिए समस्या बना हुआ है, मतलब पूरा सिलेबस आपके सामने है। उस सिलेबस को आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके और फिर क्या करते हैं? आप उसको हल करते हैं। इसका मतलब एक शिक्षण सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। शिक्षण सूत्र की यदि बात करें तो यहां पर पूर्ण से अंश की ओर, यानी एक बालक जो होता है उस बालक को पूरा का पूरा पेड़ दिखाया जाता है, और पेड़ दिखाने के बाद में बोलते हैं कि बेटा देखो ये जो है ये इसकी जड़ें हैं, ये इसका तना है, ये इसकी टहनियां हैं, ये जो हैं ये इसके पत्ते हैं, ये पुष्प हैं, ये फल है, ये सारी चीजें उनको टुकड़ों में बताई जाती है। अगला तीसरा है कि ये सिद्धांत जो है वो बालक के रटने की जो प्रवृत्ति है उसका क्या करता है? विरोध करता है कि बालक को रटना नहीं चाहिए। बालक जो है उसको ज्ञान या यूं कहें खोज और अनुसंधान के द्वारा सीखना चाहिए। अगला आता है आपका यांत्रिक रूप से सीखने का भी ये क्या करता है? विरोध करता है। मशीनों के माध्यम से सीखने का भी क्या करता है? ये विरोध करता है। और पांचवा आता है समस्या की अपन बात करते हैं तो ये यांत्रिक या खोज के क्षेत्र में भी इसको क्या माना गया है? बहुत ज्यादा उपयोगी माना गया है। यदि आपको पता है कि अपन कोई भी अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं वो भी क्या होती हैं? अचानक वहाँ पर प्रकट होती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं समस्या का पूर्ण रूप से
प्रस्तुतिकरण होना जरूरी है। कोई भी समस्या है, जैसे मैंने यहां बताया आपको, इसमें कोई भी समस्या है वो समस्या पूर्ण रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होनी चाहिए, तब जाकर के हम उसका क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। अगला देखते हैं, कठिन विषय जो होते हैं उन विषयों को वहां पर समझने में भी ये क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके अलावा लास्ट बात करते हैं, विषय वस्तु जो आपकी है वो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का उचित क्या करना होता है, कोई संगठन करना होता है, या फिर अपने कहेंगे क्षमता के अनुसार क्या करना है, उसका निर्माण करना है। तो क्षमता अनुसार विषय वस्तु होनी भी जरूरी है। यदि बालक के क्षमता के अनुसार वो विषय वस्तु नहीं है तो बालक में अंतर्दृष्टि या सूझ है वो विकसित नहीं हो सकती। इसलिए कि बालक जो है उस बालक की क्षमता के अनुसार ही विषय वस्तु होनी चाहिए और उचित संगठन भी उसका होना चाहिए। यदि उसका कंपोजिशन सही नहीं है, उसका संगठन सही नहीं है, तो बालक में सूझ विकसित नहीं हो सकती। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि जिन्होंने हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसलिए यदि आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो आप ये वीडियो अंत तक देखें। धन्यवाद।